नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के असामयिक निधन पर जताया शोक। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाहन में सिरमौर जिला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। जिला सोलन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने जिला में कई नई बंदिशें की लागू। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्यमंत्री कोविड फंड में 50,000 रुपए का चेक किया भेंट। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि कड़ी मेहनत व लगन से रोहित सरदाना ने पत्रकारिता में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहित सरदाना के निधन से पत्रकारिता जगत को एक बड़ी क्षति पहुंची है। वे एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता से जुड़े मुद्दों को बेबाकी से उठाते थे। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर व निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का भी दौरा किया। प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और पहले चरण में जिला में 110 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत 50 स्टाफ नर्स, 20 वार्ड बॉय और कुछ चिकित्सकों की नियुक्ति की जानी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण संक्रमण की संख्या में ज्यादा इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसके लिए चुने हुए प्रतिनिधियों की भी मदद ली जाए ताकि ये लोग सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें। मुख्यमंत्री सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने इस दौरान कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं और पहले चरण में जिला में 110 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत 50 स्टाफ नर्सेज, 20 वार्ड बॉयज और कुछ चिकित्सकों की नियुक्तियां की जानी है। हमारी तैयारियों के साथ साथ में जो वर्तमान में जो सारी सिचुएशन है उन पर चर्चा की है। यहाँ अधिकारियों के साथ भी अपने जो हमारे सरकार के हमारे प्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्रीगण, विधायकों के साथ भी। हिमाचल प्रदेश में कोविड को कंटेन करने के लिए, कोविड की सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम प्रदेश स्तर पर प्रयत्न कर ही रहे हैं, जो सरकार के स्तर पर करने हैं। लेकिन उसके साथ साथ में ज़िले में जा कर के वहाँ डिटेल में चर्चा करके, विस्तार से चर्चा करके जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर और बेहतर क्या किया जा सकता है उसके लिए हम निकले हुए हैं। यहाँ पर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत 110 के लगभग 110 बेड की कैपेसिटी जो है यहाँ पर बढ़ाने की स्थिति में हम मतलब यहाँ तक हम बेड की कैपेसिटी लाना चाह रहे हैं। तय किया है हमने कि जल्दी हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50 के लगभग जो नर्सेज जो है यहाँ उपलब्ध कराएंगे। उसमें उसकी एलोकेशन कैसे करेंगे उसका थोड़ा सा वो सारी चीज़ को लेकर के हम प्लान करेंगे। और उसी तरह से
लगभग 20 के लगभग जो है हम यहाँ पर जो है वो क्लास 4 जो हमारे वो वार्ड बॉयज़ जिसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग पर उसका भी अरेंजमेंट करेंगे, ताकि जो पेशेंट है उनके पास जब परिवार का कोई सदस्य नहीं जा सकता है, रिश्तेदार नहीं जा सकता है, उनके लिए ये जो वार्ड बॉय और जो हमारे जो क्लास 4 जो एम्प्लॉई होते हैं, सफाई कर्मचारी के लिए जो एंगेज किए जाते हैं, वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, अच्छा काम करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ों को लेकर के हमने जो पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे हमने इसी बात के लिए आग्रह किया है कि वो अपनी अपनी पंचायतियों में सुनिश्चित करें जो भी आदमी बाहर से आ रहा है, चाहे उनका रिश्तेदार है, या तो कोविड टेस्ट के साथ वो वापस आए, अगर कोविड टेस्ट नहीं तो उनको इंश्योर करें कि वो होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन करें और होम आइसोलेशन का पूरा वक्त पूरा करें। अगर बीच में अगर उनको लगता है तो टेस्ट करवाना है तो टेस्ट करवा करके जो है वो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, गांव वालों को मिल सकते हैं। क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनके साथ संक्रमण बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में उनमें से जब टेस्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 50,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए वीरेंद्र कंवर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का अंशदान समाज के समृद्ध और परोपकारियों को इस फंड में उदारता पूर्वक अंशदान के लिए प्रेरित करेगा। इस धनराशि को आवश्यकता के समय गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना नियमों में सख्ती की सिफारिश की गई है। देर शाम तक शिमला के पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों के साथ कोरोना को लेकर सख्ती करने की चर्चा हुई है। विधायक दल की बैठक में ज्यादातर विधायकों ने कहा कि शहरों के लिए 2 दिनों के अवकाश को 3 दिन तक बढ़ाकर कोरोना कर्फ्यू लगना चाहिए, तभी संक्रमण की चेन टूटेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देख और क्या बंदिशें लागू होनी चाहिए, इस पर चर्चा के लिए भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। बैठक में विचार विमर्श किए गए मुद्दों एवं पहलुओं की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि धारा 144 जैसे प्रावधान करने की जरूरत पर भी विधायकों ने सहमति जताई है, जो बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती भीड़ पर नियंत्रण के लिए बेहतर रहेगा। उन्होंने बताया कि विधायकों ने कहा है कि नियमों का हर जगह पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को भी नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। इसमें एक और सुझाव वहाँ आया है कि हम इसको 2 दिन के बजाय तीसरा दिन भी कर सकते हैं, जिसमें व्यापार मंडल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकल हैं वो स्वयं कुछ तय करें कि भी चैन अगर तोड़नी है तो हम 2 दिन के साथ जो है तीसरा दिन भी करें। वो कोरोना कर्फ्यू जैसे हमने जनता कर्फ्यू जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन लगाया था जब शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार से जो है जनता स्वयमेव जो है वो एक किस्म से लगाया, जिसे कोरोना कर्फ्यू का जो है वो नाम दिया गया है। तो उससे जो है वो शायद मोटिवेशन भी ज़्यादा होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उसमें ज़्यादा होगी और जागरूकता भी ज़्यादा होगी। तो इस पर भी जो है वो विचार भविष्य के लिए किया जा सकता है। शॉर्ट ऑफ लॉकडाउन जो भी संभव है वो सब लगा दिए हैं और इसमें एक सुझाव ये भी आया है कि धारा 144 लगा दी जाए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा जो है वो कानून होगा कि वो 5 आदमियों से ज़्यादा जो है कोई इकट्ठा ना हो। तो शहरों में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, गाँव में कई बार जो है शायद संभव ना हो, लेकिन एक माहौल जो है वो बनेगा इससे। तो ये सारे सुझाव आए हैं जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो है वो अधिकारियों के साथ सरकारी स्तर पर जो है बातचीत करके निर्णय इस पर जो है वो लेंगे। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में शहर में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर एस्टीमेट तैयार किए गए। निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर के कई वार्डों में एम्बुलेंस रोड के निर्माण को लेकर एस्टीमेट तैयार किया गया। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वार्डों में स्ट्रीट लाइट और LED लाइट लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से हुई इस बैठक में एम्बुलेंस रोड, स्ट्रीट लाइट, चौड़ा मैदान में स्टोर के निर्माण को लेकर एस्टीमेट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में HRTC की इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 20 स्थान चिन्हित किए गए हैं।
2021 की प्रथम साधारण बैठक हुई जो ऑनलाइन भी थी और ऑफलाइन भी थी। इसमें बहुत सारे जो है निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़े निर्णय तो ये है कि जो लोगों की वार्ड के काउंसिलर की जो डिमांड थी कि एम्बुलेंस रोड बनने चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो एस्टिमेट आए थे वो हमने पास किए। चाहे वो शक्ति बिहार का था 28 लाख की लागत से, वो भी हमने आज पास किया। एक टुट्टू का था, टुट्टू का 1.5 साल से जो रुका हुआ था एम्बुलेंस रोड, उसको भी हमने 23 लाख की लागत से एक एस्टिमेट पास किया है। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो शिमला शहर में स्ट्रीट लाइटें LED जो बची है उसके लिए भी हमने जो है एक एस्टिमेट पास किया है। पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ से काउंसिलर के जो हमारे पास प्रस्ताव आए थे और उसके मुताबिक हमने जो है ये पास किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी जो HRTC वालों की जो इलेक्ट्रिक बस से जो चार्ज होनी है उसके लिए हमने उनको जो है 20 स्थान उपलब्ध करवाए हैं। और इससे शिमला शहर के लिए भी बहुत फ़ायदा है और इसमें जो बस उस पर बच जाएंगे और इससे जो इनकम आएगी उसमें हमारा भी शेयर होगा। तो और दूसरा जो हमारा था बहुत दिनों से चला था कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है टाउन हॉल, यहाँ एक छोटा सा जो लाइट एंड साउंड लगाना चाह रहे थे। तो हमारी इसमें ऑब्जर्वेशन थी कि जो हेरिटेज बिल्डिंग है और जो निचला मेन गेट है इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि हमने इसको जो है कमर्शियल के लिए देना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसकी मीटिंग हुई, उन्होंने हमारे को प्रेजेंटेशन दिखाई टूरिज्म वालों ने। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस इसमें नहीं करेंगे और सिर्फ हम 15 मिनट के लिए लाइट एंड साउंड इसमें दिखाएंगे कि शिमला शहर के लिए हम क्या कर रहे हैं और ये टाउन हॉल कब से बना है इसके बारे में लाइटिंग करेंगे। तो इसकी भी हमने आज अनुमति दे दी है। इसके अलावा जो हमारे ढली कम्युनिटी सेंटर था उसमें हमने एक कमरा जो है वहाँ आंगनबाड़ी को दिया है। उनका हमने बिल्कुल कम रेट रखा है, 3000 रुपये पर मंथ। इसी तरह बालूगंज में भी एक हमने जो है आंगनबाड़ी को एक 3000 पर मंथ जो है एक दिया है। सबसे जो बड़ा हमारा जो आज का काम था कि जो हमारी पार्किंग जगह जगह अमरूद के तहत जो हमारी पार्किंग बन रही है उनको हमने देनी है वार्ड वाइज। अगर किसी के वार्ड में तो वहाँ के काउंसलर का NOC लेके वहाँ हम उनको जो है सस्ते उसमें देंगे। 800 रुपये पर गाड़ी वहाँ जो है लोग खाली मतलब लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे जितने स्टॉल्स हैं और जितनी हमारी दुकानें हैं उसको भी हम जो है जो भी नहीं हुई उसको हम जो है ऑप्शन करेंगे ताकि नगर निगम को थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाए। और सबसे ज़्यादा तो ये कि जो हमारे 35 साल के बाद शिमला शहर में इतने काम हो रहे हैं। अमरूद के तहत हमारे को 60 करोड़ रुपया मिला था। उसके द्वारा हमने जो है शिमला शहर में बड़े बड़े पार्क बनाए हैं, पार्किंग बनाई और जिम बना रहे हैं कि ताकि जो न्यू जनरेशन है जो नशे की तरफ ना जाए और इधर को अपने जिम की तरफ आएँ। तो इसके लिए भी हम पूरे वार्ड में जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है बना रहे हैं। इस स्मार्ट सिटी में भी शिमला को स्मार्ट सिटी में लाना भी उनका सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि सबसे पहले स्मार्ट सिटी धर्मशाला को दी गई थी। लेकिन धर्मशाला भी हमारा है, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अब हमें स्मार्ट सिटी शिमला शहर को मिला है। तो हम सब जितने भी पार्षद हैं मिलके शिमला शहर के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। जिला सोलन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधीश केसी चमन ने नए आदेश जारी किए हैं ताकि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को कम किया जा सके। जारी किए गए नए आदेशों के अनुसार अब सोलन जिला में किसी भी प्रकार के आउटडोर एवं इंडोर सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, अकादमिक एवं खेल कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। वहीं शादी समारोह में अगर 20 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो स्थान की विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति तुरंत प्रभाव से काट दी जाएगी। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसी भी प्रकार के आउटडोर एवं इंडोर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक एवं खेल आयोजन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। परिधि गृह एवं विश्राम गृह से राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रेस सम्मेलन के आयोजन भी प्रतिबंधित है। प्रेस सम्मेलन या तो वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो या ऐसे खुले स्थान पर आयोजित हो जहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव हो। विवाह एवं पारिवारिक समारोह में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। संबंधित उपमंडलाधिकारी से ऐसे समारोह की अनुमति प्राप्त करने के समय सम्मिलित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। 20 व्यक्तियों के अलग अलग समूहों को एक दिन में ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
यानी यह अनुमति नहीं होगी कि 20 व्यक्तियों के एक समूह के समारोह से जाने के बाद 20 व्यक्तियों का एक और समूह समारोह में आए। संबंधित उपमंडलाधिकारी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 20 व्यक्तियों में वर और वधू पक्ष के आवश्यक रीति रिवाज पूर्ण करने वाले सम्मिलित होंगे। किसी भी प्रकार के डीजे की अनुमति नहीं होगी। विवाह एवं पारिवारिक समारोह समुचित स्थान वाले परिसर के भीतर मेहमानों की स्वीकृत सूची एवं संख्या के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल 2021 को जारी आदेशों में संशोधन करने के बाद यह निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि कर्फ्यू अवधि में रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक विवाह एवं अन्य समारोहों से किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। यदि विवाह रस्में रात्रि समय में पूरी की जानी है तो समारोह में सम्मिलित सभी व्यक्ति समारोह स्थल पर ही रुकेंगे। इन आदेशों की अवहेलना पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जाएगी। विधि द्वारा निर्धारित जुर्माने एवं कारावास के अतिरिक्त समारोह स्थल को 7 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा और ऐसे स्थल की विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति तुरंत प्रभाव से काट दी जाएगी। अब ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी शादी समारोह में 20 से अधिक आदमी अलाउड नहीं है। ये 1 मई से इसको किया गया है। और जहाँ पे अगर कोई भी ये आपका शादी का समारोह है, कोई भी ऑर्गेनाइजर इसकी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो उसमें हमने आदेश दिए है कि उसकी बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जाए। देखा गया कि लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और बड़े कैजुअल इसको ले रहे हैं। इसके साथ ही सभी प्रकार के लंगर, सभी प्रकार के समारोह, गैदरिंग, चाहे रिलीजियस, पॉलिटिकल और किसी प्रकार की हो, और चाहे वो किसी भी कंजेस्टेड प्लेस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, चाहे रेस्ट हाउसेज में हो, चाहे किसी वहाँ, सभी पे प्रतिबंध लगा है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करे तो वर्चुअल माध्यम से करे। और ये किया गया है कि रात्रि कर्फ्यू में 10 बजे के बाद जो मोमेंट में शादियों के जो गेस्ट आने जाने की भीड़ दी गई थी वो समाप्त कर दी गई। अब 10 बजे के बाद अकारण कोई आदमी बाहर नहीं आएगा और उसका चालान किया जाएगा और FIR अधिक से रजिस्टर की जाएगी। तो सभी लोगों से ये आग्रह है, जैसे आज हमने पंचायतों को, आज सारे प्रधानों को से आग्रह किया है, एक वर्चुअल मीटिंग की है कि अब अपने क्षेत्र में सारे प्रधान लोग एक वर्चुअल एक लॉकडाउन टाइप की स्थिति रखें कि अकारण लोग बाहर ना निकले। मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई नौकरी पेशा वाला आदमी हो वो जा रहा है, उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल जो बताए गए हैं वो अलग से आएगा, अलग से जाएगा, उसके तहत कार्य करें। कि अगले 15 दिन में हमारा प्रयास है कि ये जो रफ्तार है कोरोना की उस पर लगाम लगाई जाए और हम सख्ती से अनुपालना करते हुए सारी टीमें मुस्तैद है, हम इसमें सफल होंगे। और दूसरा ये है कि हमारा लगातार जो बेड्स की स्थिति है उस पर हमारी नज़र है। ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है और बेड फैसिलिटी को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। इस समय हमारे जिला में 1,500 बेड की व्यवस्था है। लेकिन लोगों से आग्रह है कि जो संक्रमण से बचें, घर में रहें, अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकले, बाहर निकले तो मास्क पहन के रखें और अपने आसपास के और अपने परिवार को और सबको इस संक्रमण से बचाए। ये मेरा आग्रह है आप सब लोगों से रहें। कोरोना महामारी के इस दौर में किसी को हमने अपनों से बिछड़ते देखा तो कई जगह अपनों ने ही किसी अपने से मुंह मोड़ दिया, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो कोरोना के आगे बेबस नजर आए। एक ऐसा ही मामला जिला कांगड़ा के देहरा में सामने आया है, जहां एक महिला की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं महिला का पूरा परिवार भी कोविड पॉजिटिव है। ऐसे में कोरोना के आगे ये बेबस परिवार महिला का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ था। वहीं जब मृतक महिला के अन्य सगे संबंधी भी अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आए तो खुद देहरा के SDM धनवीर ठाकुर और DSP ज्वालामुखी तिलकराज आगे आए और शव का अंतिम संस्कार किया। तो सुबह मुझे आपके माध्यम से ही और लोगों के माध्यम से भी फोन आया कि श्रीमती अरुणबाला सूद जो कि कोरोना पॉजिटिव है उसकी डेथ हो गई है और उनके परिवार के लोग भी सभी पॉजिटिव हैं, उनके 2 बेटे बाकी महिलाएं। और आपने ये भी कहा कि कोई भी आगे जो है नहीं आ रहा है। और मैंने स्थानीय म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट से बात करी, मैंने वार्ड पंच से बात करी, उन्होंने कहा सर लोग आगे नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें।
देन मैंने उनके बेटे से बात करी। मैंने उनके बेटे को बड़ा क्लियर कहा कि कोई नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ, मैं खुद कंधा दूंगा और मेरे साथ मेरे जो हमारे सहयोगी डीएसपी हैं मिस्टर तिलकराज जी वो होंगे। एनीहाउ मैं 10-10:15 बजे उनके घर पहुंचा। तब तक उन्होंने कमेटी के कोई 2 कर्मचारियों से उनको ले गए थे। मैं घर उनके गया, सबसे बात की, सबको सांत्वना दिलाई। घर को बंदर प्रशासन ने उसको सैनिटाइज किया और मैंने खुद जाके जो है खुद आपने वीडियो भी देखा होगा, अंतिम संस्कार वहाँ कराया। मेरा लोगों से आम जनता से ये अपील है कि ये बुरा वक्त या बुरा समय बड़े जल्दी चला जाएगा, लेकिन लोगों की मदद जो है इसमें जरूर कर, और जो एक भाईचारा है, इंसानियत है, उसका जरूर साथ दें। बस मैं इतना ही कहता हूँ। और इस कोरोना महामारी में सभी सेफ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं बाजारों में भीड़भाड़ होने के चलते कई व्यापारी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तेजी से फैल रही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसके लिए शिमला व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया जाए और बाकी दुकानों को कम से कम 1 सप्ताह तक बंद करने की अधिसूचना जारी की जाए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इससे कोरोना संक्रमण की चेन को कुछ हद तक तोड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। शिमला शहर की बात करें तो व्यापारियों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन के समक्ष कुछ मांगे उठाई है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में स्थिति और ज्यादा भयंकर हो सकती है, लेकिन प्रशासन और लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो जब मामले इतने ज्यादा नहीं थे तो लॉकडाउन जैसे फैसले सरकार ने लिया और व्यापारियों ने भी पूरा सहयोग दिया। वहीं संक्रमण से बचाव को लेकर बाजारों को समय समय पर सैनिटाइज भी किया गया, लेकिन आज बंदोबस्तों में कमी देखी जा रही है। इंद्रजीत सिंह ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि जरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों के खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया जाए और बाकी दुकानों को कम से कम 1 सप्ताह तक बंद करने की अधिसूचना जारी की जाए। इससे कोरोना संक्रमण की चेन को कुछ हद तक तोड़ा जा सकता है। जो ये सेकंड वेव है इसकी बहुत ही डेंजरस है और इसके जो प्रकोप है इसका पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेम समय पे हम इसको लेके बड़े जिसको कह सकते हैं कि बड़ा कैजुअल एटीट्यूड हो गया है, चाहे वो आम जनता का है, चाहे वो हमारी प्रशासन सरकार का है। क्योंकि जब पहले लास्ट ईयर जब ये कोरोना के केसेस आए थे, हालांकि इतने केसेस नहीं थे, फिर भी हमने अपने बाजार बंद रखे, सरकार की तरफ से प्रॉपर लॉकडाउन था, सिस्टम था, और रही बात रोज सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लैग कर रहे हैं। आज अगर हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारी सुरक्षा है, अगर हम सुरक्षित रहेंगे फिर व्यापार कर लेंगे, लेकिन सेम टाइम पे जो व्यापारियों की चिंता है वो भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था तो हमें किसी भी तरह की सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली। यहाँ तक कि हमारी बंद दुकानों में हमने कूड़े के बिल, पानी के बिल, बिजली के बिल, और यहाँ तक अब ऐसा है कि कोई भी जो व्यापार है बिना बैंक की लिमिट्स के नहीं चलता, और बैंक की लिमिट्स में काफ़ी लोगों को जो इंटरेस्ट है उसमें भी कोई सरकार की तरफ से ना छूट हुई, ना कोई टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला। तो काफ़ी व्यापारी जो है दुविधा में है, और इस व्यापारी सिर्फ अकेला नहीं है, उनके ऊपर उनके स्टाफ की भी जिम्मेवारियाँ हैं, और ऐसे में स्टाफ को सैलरी देना, और कई बेचारों को तो अपनी नौकरी खोनी भी पड़ी है। हम देखते हैं क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट में कई लोगों को बिजनेस मिलता है, और सेम टाइम पे हम ये भी चाहते हैं कि व्यापारियों को किसी न किसी तरह से आर्थिक सहायता जरूर मिलनी चाहिए। क्या कोई समय निर्धारण की भी मांग कर रहे हैं आप, दुकानों को इतने से इतने अवधि तक खोलना और बंद करना? जी बिल्कुल, हम ऑलरेडी सैटरडे संडे को हमारे को जो दिशा निर्देश है उनके मुताबिक हम दुकानें बंद रख रहे हैं, लेकिन शनिवार और इतवार को दुकानें बंद करके ये कोई विकल्प नहीं है कि हम कोरोना से छुट्टी इससे हमारे को इजाज़त मिलेगी, क्योंकि वीकेंड में बाकी किराना शॉप्स खुली हैं, हमारे डेली नीड्स के और खुले हैं, मेडिकल शॉप्स खुली हैं, तो बाजार में प्रॉपर रश है। इन दुकानों का भी लिमिटेड टाइम होना चाहिए। जहां ये हमें कह रहे हैं कि आप सैटरडे संडे इस तरह से हमसे महीने में 8 दिन तो वो बोल ही रहे हैं दुकानें बंद करने को, तो हमारा एक प्रस्ताव ये भी था कि लगातार 8 दिन अगर ये बंद करवा देते हैं तो जो कोरोना की चेन है वो टूट जाएगी। अदरवाइज अगर ये 2-2 दिन हम वीकेंड में करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई छूटा। और
अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग है। ये भी एक प्रस्ताव है कि लिमिटेड समय तक दुकानें खोली जाएं। व्यापार मंडल पहले भी सरकार के साथ था, अभी भी सरकार के साथ है, क्योंकि ना हमें अपने व्यापारियों का, हमने अपने शहर के लोगों की भी पूरी चिंता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम फिर दोबारा पैसा कमा लेंगे। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय प्रांत मंत्री जीत सिंह ने किया। शिविर में 73 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा समय समय पर मानवता से जुड़े कार्यों का आयोजन किया जाता है। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में 73 लोगों विशेषकर छात्रों ने रक्तदान किया। शिविर में कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। संस्था के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शिविर में 73 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है और काफी उत्साह के साथ छात्रों और अन्य लोगों ने रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा इस दौरान 2 गज की दूरी के नियमों का खास ख्याल रखा गया। ये रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। अभी इसमें बेसिकली जो ब्लड डोनेशन हम हर बार करवाते हैं। वैसे तो कोविड काल में हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं, तो क्योंकि कोरोना महामारी दोबारा एक बहुत भयानक रूप धारण कर रही है और ब्लड डोनेशन और ब्लड की जरूरत पूरे शिमला के सभी अस्पतालों में हमें आए दिन डेली हमें फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि कोविड से जो लोग लड़ रहे हैं उनकी हेल्प कुछ हो जाए और रक्तदान महादान के रूप से इस तरह से हम इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम तो आईजीएमसी से आएगी। हमारा लक्ष्य तो 100 यूनिट इकट्ठा करने का है आज। सो कोशिश करेंगे कि जितने भी डोनर्स हमारे पास आएंगे, हमारे सभी वॉलंटियर्स सभी लोग यहाँ पर आएंगे और रक्तदान करेंगे। देखिए, ब्लड डोनेशन एक अपने आप में एक महादान है, जिससे हम 1 यूनिट ब्लड से हम कम 3 से 4 लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। और आज की समय में इस कोविड के अरेना में तो सबसे बड़ी लड़ाई ही जीवन को सर्वाइव करने की है और जीवन को बचाने की है। और आने वाले समय में भी हम जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत प्रशासन को, प्रदेश को, देश की जनता को होगी, तो हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सब लोग यहाँ पर रेडी हैं कि हम किसी भी सहायता के लिए हर समय पर उपलब्ध हैं। वहीं आईजीएमसी के ब्लड बैंक से आई डॉक्टर मेघना ने बताया कि अस्पताल में हर 3 सेकंड में रक्त की जरूरत पड़ती है। कई गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में इस तरह के रक्तदान शिविर से एकत्र किया गया रक्त खून की कमी से जूझ रहे किसी रोगी को एक नया जीवन दान दे सकता है। आज हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी में छात्रों ने ब्लड कैंप के लिए बुलाया है। एक्चुअली लास्ट टाइम कोविड में भी काफ़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि हमारे पास आईजीएमसी में हर 3 सेकेंड में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हर 3 सेकंड में कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट या कोई ना कोई हार्ट अटैक का पेशेंट या कोई ना कोई थैलेसीमिया का बच्चा आता रहता है। तो एक जो हम 350 ml ब्लड लेते हैं, उसको कम से कम लोग उससे 3 जानें बचा सकते हैं। तो कोविड के टाइम तो इतनी डोनेशंस नहीं हुई, तो इस बार यही है कि लॉकडाउन से पहले अगर वो लगना है तो लॉकडाउन से पहले हम जितना ब्लड हो सके उतना इकट्ठा कर सकें। और पिछली बार भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से ब्लड लॉस की वजह से काफ़ी डेथ्स फेस करनी पड़ी। तो कोविड की वजह से तो ऑलरेडी बहुत क्राइसिस चल रहा है, तो हमारी यही कोशिश है कि ब्लड की वजह से कम कोई मौत नहीं होनी चाहिए और हम किसी भी व्यक्ति जो हमारे पास आता है उसको ब्लड के लिए कम से कम ना मना करें। तो यही कोशिश है, क्योंकि हम और ज़्यादा क्राइसिस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बाहर महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मतलब इट इज़ हेल ऑफ अ क्राइसिस। तो कम से कम हम अपने हिमाचल में ऑक्सीजन की वजह से या फिर ब्लड की वजह से कोई क्राइसिस ना हो, इसी बात का हम लोग यहाँ पे ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करने आए हैं। कोरोना महामारी के चलते कई समाज सेवकों ने सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है। इसी के चलते सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने फ्री फूड बैंक की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत ट्रस्ट उन कोरोना मरीजों को मुफ्त में खाना उपलब्ध करवाएगा जो या तो होम आइसोलेट हैं या फिर अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के सह सचिव नितिन व्यास ने कहा कि फ्री फूड बैंक के अलावा ट्रस्ट आने वाले समय में एक और कार्यक्रम शुरू करने वाला है। व्यास ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पाठशाला बंद है और विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ट्रस्ट 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं देगा, जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से शिमला शहर के अंदर कोविड महामारी के चलते बहुत से ऐसे परिवार हैं जो
कोविड-19 पेशेंट्स हैं और आइसोलेशन में हैं। मुझे लगता है कि बहुत कठिन समय है और ऐसे समय में हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें। इसी के चलते हमने एक फ्री फूड बैंक जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं और जो आइसोलेशन में अपने घरों में हैं और असमर्थ हैं कि अपने घर के अंदर वो खाना बना सकें, ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को हमने ये सुविधा प्रदान की है। इसके तहत हमने पूरे शिमला शहर में यह आह्वान किया है कि अगर कोई महसूस कर रहा है कि उसे खाने में प्रॉब्लम आ रही है या उसे खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो हमने कुछ अपने संपर्क जो है अपने दिए हैं, वो हमें संपर्क कर सकता है और हम उसके घर में, उसके घर तक वो खाना पहुंचाएंगे। कक्षा देगा, कक्षा नहीं देगा यार, देगा, हाँ ट्रस्ट देगा यार, ट्रस्ट देगा, कक्षा कैसे देगा यार, कक्षा देगा कि लेगा। बीते दिनों प्रदेश के करसोग में एक मामला सामने आया है जिसमें एक सफाई कर्मी महिला ने वीडियो द्वारा महिला को जाति सूचक शब्द कहे जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले को लेकर अनुसूचित जाति के लोगों में खासा रोष है। वाल्मीकि महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अंकुश घोष ने इस घटना को निंदनीय करार देते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार करने वाले वीडियो के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलती ना करे। हम जो ये पिछले दिन जो निंदनीय घटना जो हमारे समाज की महिला के साथ करसोग पंचायत में हुई है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और प्रदेश सरकार से और उपायुक्त मंडी से आग्रह करते हैं कि उसकी जो है निष्पक्ष जांच की जाए। और हम अपने ज्ञापन के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जो ये वीडियो के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी, जाति सूचक शब्द जो बोला गया है, उसके ऊपर एट्रोसिटी लगाकर और आगे भविष्य में कोई ऐसा अधिकारी जो ऐसी घटिया सोच और जो निंदनीय घटना ना करे, उसका हम विरोध करते हैं और ज्ञापन के माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में जो है जानकारी दी गई। अगर कोई कार्रवाई, निष्पक्ष जांच अगर नहीं की जाती है तो हमारे जितने भी जिला में प्रधान है उनके द्वारा हर जिला में जो है वीडियो के खिलाफ जो FIR दर्ज की जाएगी और हर जिला में जो है ये केस चलाया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए जिला में कोरोना टीकाकरण पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत ABVP कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक हमीरपुर में पंजीकरण काउंटर लगाया गया। परिषद कार्यकर्ता अवनीश शुक्ला ने बताया कि पंजीकरण काउंटर के माध्यम से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जाएगा। सर्वप्रथम वंदे मातरम। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर के द्वारा वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है गांधी चौक पर लगाया गया। इसमें यहाँ के नगर पार्षद मनोज मीनास जी के द्वारा पूरे परिवार सहित अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया। पूरे जिला हमीरपुर में हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जाएंगे। मेरा सभी हमीरपुर वासियों से यह निवेदन है कि इस रजिस्ट्रेशन में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा कोरोना की इस जंग में सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मैंने अपना जो उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो कैंप लगाया, यहाँ पे मैंने वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई और मैं लोगों से जो नगरवासियों से अपील करता हूँ कि अब वो भी जो भी 18 से 45 वर्ष की आयु में जो भी हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें, जल्दी से जल्दी करवा लें, ताकि इससे हमारे जो बीमारी की जो संक्रमण बीमारी की क्षमता है वो हमारी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। बिलासपुर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष ठाकुर ने अपने निजी शिक्षण संस्थान को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की पेशकश की है। उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर को पत्र के माध्यम से लिखा है कि उनके पास बिलासपुर शहर के बीचों बीच एक निजी शिक्षण संस्थान है जिसमें 3 बड़े हॉल हैं। अगर प्रशासन को किसी भी समय कोविड वैक्सीनेशन के लिए स्थान चाहिए हो तो वे अपना सेंटर निःशुल्क प्रशासन को दे देंगे। आज हमने जिलाधीश महोदय से मुलाकात की और जिलाधीश महोदय जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एक निजी संस्थान बिलासपुर बस अड्डे के नज़दीक है, तो वहां पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो जैसे कि कल से 18 वर्ष से ऊपर के युवक और युवतियों को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने जा रहा है, तो हमने जिलाधीश जी को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर, तो अगर
प्रदेश सरकार प्रशासन को अगर हमारे उस संस्थान की आवश्यकता वैक्सीनेशन के लिए पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका कोई भी हम शुल्क प्रशासन से नहीं लेंगे। और हमने हमारे पास पूरे जिला बिलासपुर के अंदर बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। हमने जिलाधीश जी को ये भी बताया कि जहां जहां पर हमारे वॉलंटियर्स की जरूरत कोरोना महामारी के वक्त में रहेगी, हम उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना महामारी में अपना बचाव रखें। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में घुमारवीं की तर्ज पर कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सलाहकार आदित्य गौतम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पीएमओ नैना देवी को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में जल्द कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग की। आदित्य गौतम का कहना है कि स्थानीय लोगों को क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर न होने की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जिसके निदान की मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने पीएमओ नैना देवी को ज्ञापन सौंपा है। एक ही एम्बुलेंस है जिसका ड्राइवर अभी तक नहीं आया। कल रात भी एक पेशेंट है, कमलेश शर्मा जिनका नाम है, कोविड मरीज है, वो पूरी रात यहाँ वेट करते रहे। 12 घंटों के बाद ही एम्बुलेंस आई। इसके साथ साथ जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर है वो घुमारवीं में बना हुआ है। हमारे जो दुर्गम क्षेत्र है जैसे ग्वालथाई है, आपका कनफारा है, माकड़ी है, और पंजाब से सटे हमारे जो एरिया तरसूं है, बहड़ है, हमारे मजारी है, ये इतने दूर से लोगों को घुमारवीं जाना पड़ता है। इसलिए और सरकार के पास अभी भी कितने सिलेंडर है इसका भी कोई पता नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि एक कोविड सेंटर नैना देवी में स्थापित किया जाए जिससे लोगों को सहूलियत मिले और इस एम्बुलेंस में ड्राइवर दिया जाए, क्योंकि कल भी जो मरीज़ यहाँ से अभी नेरचौक के लिए शिफ्ट किए गए उनको पूरा 12 घंटे के बाद उनको एम्बुलेंस आई और 108 पे भी एम्बुलेंस की कमी वहाँ देखी गई। और ये एम्बुलेंस जो है ये इसको ड्राइवर चाहे होम गार्ड के जवान ही यहाँ पे नियुक्त कर दिया है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, आज डेपुटेशन हमने यहाँ स्थानीय डॉक्टर थ्रू हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा है और जिसमें यहाँ के नज़दीकी नैनदेव नगर परिषद के प्रधान और हमारे यहाँ पे 3 नज़दीकी पंचायत के प्रधान, खरकड़ी पंचायत प्रधान, भांजल पंचायत प्रधान, मंडाली पंचायत के प्रधान और हम यहाँ काफ़ी लोगों के सिग्नेचर करके उनकी स्टैंप लग के हमने यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी को भेजा है ताकि जल्दी से जल्दी वो इस कोविड महामारी के संकट को देखते हुए यहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए कोविड डेडिकेशन सेंटर जो है वो स्थापित किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।